हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के टॉपिक को। विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। आओ शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजनस जो हमारे बेस थे, जो कि प्यूरिन और पिरामिडिन थे, उनको हम अपनी राइबोज शुगर के साथ में जोड़ सकते हैं ताकि इससे हमारे को मिलेगा हमारा न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर हम फॉस्फोरिक एसिड भी जोड़ दें साथ में, यानी कि H3PO4, तो ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। नाउ एक एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा है ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, पर फिर भी आज हम एक एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को और साथ साथ में उनके पॉलीमराइजेशन को भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बनाते हैं अपना नाइट्रोजनस बेस, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बेस ले लिया। सपोज हमने एडेनिन को बेस के रूप में लिया है। इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं एक शुगर मॉलिक्यूल जो कि हमारा राइबोज शुगर है, क्योंकि हम डीएनए शुगर बना रहे हैं तो इसीलिए ये हमारे पास में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा और इसमें सेकंड नंबर के कार्बन पे O नहीं होगा, केवल H होगा। और इसके फिफ्थ कार्बन पे क्या जुड़ा होगा? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये हमारे पास पूरा बन के तैयार हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। नाउ डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड जो है, ये आपके अगर डीएनए के स्ट्रक्चर को हम देख के चलें, इस तरह से हमें दिखता है डीएनए। इसमें से ये जो हिस्सा है ये है एक न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा। अब हम पहले एक स्ट्रैंड को बनाना सीखेंगे कि कैसे एक डीएनए की बैकबोन एक स्ट्रैंड बनती है, फिर हम उसकी दूसरी स्ट्रैंड को बनाएंगे। अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए के अंदर एक बैकबोन ये होती है, एक बैकबोन ये होती है। इस बैकबोन को भी कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इसको भी कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बीच में जुड़ी होती हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसको हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। नाउ शुरू करते हैं। अब देखो, एक न्यूक्लियोटाइड जो यहां पे आ गया, इसी के नीचे सेम एक और शुगर आएगी और उसके अंदर भी एक और नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। अब सपोज करते हैं कि पिछली बार हमने यहाँ पे एडेनिन जोड़ा था, तो इस बार जो नीचे वाला हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड है उसमें हम थाइमिन जोड़ लेते हैं या गुआनिन भी जोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे थाइमिन को जोड़ लिया। फिर से अब हम इसके नीचे एक और राइबोज शुगर बना लेते हैं और उसके साथ में इस बार हम यहाँ पे थाइमिन की जगह पे हम गुआनिन जोड़ लेते हैं। तो हमने तीन अलग अलग न्यूक्लियोटाइड बनाए और तीनों न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो हमारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं, क्योंकि सभी के अंदर जो शुगर यूज की गई है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। हमने कुछ बॉन्ड को देखना है। ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन नंबर 5 एंड फॉस्फोरिक एसिड, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड में दो बॉन्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, आज हमने फिर से देख लिए। दो बॉन्ड कौन कौन से हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नाउ अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये अभी जुड़े हुए नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर लगे जरूर है पर अभी जुड़े हुए नहीं है। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ऊपर वाले कार्बन की थर्ड कार्बन शुगर है, ऊपर वाले इस राइबोज शुगर की थर्ड कार्बन शुगर यहां पर है, ये थर्ड कार्बन है। ये थर्ड कार्बन अपने OH को रिलीज कर देगा और बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। OH हट जाएगा इसके ऊपर से और बॉन्ड बन जाएगा इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ में। सेम ऐसे ही इसका थर्ड कार्बन इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब आप अगर देखो तो यहां पर एक चेन बन के तैयार हुई है। आप चाहो तो नीचे एक न्यूक्लियोटाइड और जोड़ सकते हो, जिसके अंदर हम यहाँ पे साइटोसिन भी लगा सकते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आप जितने चाहो ऐसे न्यूक्लियोटाइड चेन लगा सकते हो फॉर गेटिंग द डिजायर्ड लेंथ ऑफ द डीएनए। नाउ अब इसमें आप अगर ध्यान दो तो देखोगे ऊपर वाला जो कार्बन है उसके फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, लेकिन वो एक ही तरफ से जुड़ा है, दूसरी तरफ वो फ्री है। ऊपर वाले कार्बन पे, जिस कार्बन पे फॉस्फेट केवल एक तरफ से जुड़ा है, दूसरी तरफ से फ्री है, इस एंड को बोलेंगे 5 प्राइम एंड। दिस इज नोन एज 5 प्राइम एंड। और जिसके लास्ट वाले कार्बन पे देखोगे तो थर्ड कार्बन के पास में
H3PO4 नहीं है, तो इसके पास H3PO4 नहीं है बल्कि इसके पास OH जुड़ा हुआ है। तो थर्ड कार्बन का जो एंड है नीचे वाली शुगर का, वो वाला एंड कहलाता है 3 प्राइम एंड। हर एक डीएनए में, हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में दो एंड है। ऊपर की तरफ अगर आप हमारे इस डायग्राम को देख के चले तो ऊपर कौन सा आता है 5 प्राइम एंड, और नीचे देख के चले तो नीचे आता है हमारा 3 प्राइम एंड। नाउ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमको समझ आ गई कि कैसे बनी है। अब दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमको यहाँ पे बना के देखनी है। जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन होगी वो एंटी पैरेलल होती है, यानी कि ये अगर ऐसे सीधे सीधे लगे हुए शुगर्स हैं तो दूसरी तरफ शुगर उल्टी लगी होंगी। क्यों लगी होंगी वो भी देखते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से राइबोस शुगर इनवर्सली लगी है और ये इस राइबोस शुगर का पहला कार्बन है। इस पहले कार्बन पे यहाँ पे जुड़ने वाला है इसका एक नाइट्रोजिनस बेस, क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियोटाइड बनाने वाले हैं। पहले ये न्यूक्लियोसाइड बना और इस न्यूक्लियोसाइड में फिफ्थ कार्बन पे अगर हम जोड़ दें H3PO4 तो ये हमारा बनके तैयार हो चुका है एक न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन के साथ में जो बाइंड करता है वो करता है थाइमिन इन द केस ऑफ डीएनए। इसीलिए जब एडेनिन यहां होगा तो सामने वाले न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस में क्या आने वाला है थाइमिन। नाउ अगर हम बात करें सेकंड न्यूक्लियोटाइड चेन के लिए तो उसके अंदर भी फिर से एक राइबोस शुगर लगेगी जिसके फिफ्थ कार्बन पे H3PO4 जुड़ा होगा और इसके पहले कार्बन पे आपको फिर से एक शुगर दिखेगी। अब क्योंकि यहां पे थाइमिन है तो अब दूसरी जगह पे एडेनिन को जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से अब तीसरी शुगर मॉलिक्यूल नीचे बनेगी जिसके फिर फिफ्थ कार्बन पे H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड होगा और फर्स्ट कार्बन पे फिर से एक नाइट्रोजनस बेस आएगा। क्योंकि इस बार यहां गुआनिन है तो यहां पे इस बार साइटोसिन होने वाला है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे थर्ड कार्बन को इसके H3PO4 से जोड़ा था, सेम इस केस में भी इसका थर्ड कार्बन ये है। थर्ड कार्बन ऊपर वाले के H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ जाएगा और ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड का नाम रखा जाएगा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसको कहा जाएगा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड की चेन सीक्वेंस में तैयार हो गई है। अब इसमें आप देखो तो इसका थर्ड कार्बन जो है ऊपर की तरफ ये OH के साथ जुड़ा है, इसके पास कोई PO4 H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। इसका ये वाला एंड जहां इसका तीसरा वाला कार्बन फ्री है अभी उसको कहा जाएगा 3 प्राइम एंड। और इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो इसके पांचवें कार्बन के ऊपर लगा हुआ फॉस्फोरिक एसिड अभी एक तरफ से फ्री है, इसके पास में दूसरा बॉन्ड नहीं बना हुआ है तो इसको बोल के चलेंगे हम 5 प्राइम एंड। दिस इज नोन एज 5 प्राइम एंड। हमारी दो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनके तैयार हो गई है। इन दोनों चेन को बैकबोन ऑफ डीएनए भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ डीएनए। तो अगर कोई सवाल पूछता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड यूज हुआ है, यानी बैकबोन बनाने के लिए कौन सा आपका बॉन्ड यूज हुआ है, तो उसका जवाब होगा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजिनस बेस को शुगर से जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड यूज हुआ है, तो उसका जवाब होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड एक न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फोरिक एसिड से जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड यूज हुआ है, तो इसका नाम होने वाला है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब आखिरी चीज, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनके तैयार हो गई है, एंटी पैरेलल लगी हुई है। इसका 5 प्राइम है सामने तो उसका 3rd प्राइम है, जहां इसका 3rd प्राइम होगा वहां उसका 5 प्राइम होने वाला है। अब हमें बीच में इनको जोड़ना है। बीच में ये कैसे जुड़ते हैं, जहां जहां एडेनिन होता है वहां वहां थाइमिन होता है। एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन एंड गुआनिन ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन। बस अंतर इतना है कि एडेनिन थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दिस इज नॉट अ डबल बॉन्ड एंड दिस इज नॉट अ ट्रिपल बॉन्ड। ये 2 अलग अलग बॉन्ड हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई है। दिस इज जस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर अगर आप देखो तो एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये कहलाएगा, इसे हम कहेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। दीज आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जहां पे फिर थाइमिन फिर एडेनिन, तो थाइमिन और एडेनिन की बात आएगी तो थाइमिन का बॉन्ड एडेनिन से होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जब गुआनिन और साइटोसिन को जोड़ने की बारी आएगी तो यहां पे 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज 3H बॉन्ड। याद रखेंगे इस बात को कि कभी भी इसको डबल बॉन्ड और इसको ट्रिपल बॉन्ड नहीं कहेंगे।
एक डीएनए में जितने ज्यादा गुआनिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं, यानी जितने ज्यादा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो डीएनए उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो डीएनए की स्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है विद द प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी इस लेक्चर में हमने केवल डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा है। आने वाले लेक्चर्स में हम डीएनए के टाइप्स और उन डीएनए की और डिटेलिंग को भी देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।